वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है OR स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाती है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे दो वजह, पहला ये शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, दूसरा ये बच्चों के बारे में बात कर रहा है। अब ये मुद्दा क्या है, हुआ क्या है, तो जन जागरण शक्ति संगठन करके एक एनजीओ, इसने क्या किया है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का क्या नाम रखा है, तो उस रिपोर्ट का नाम रखा है कि बच्चे कहाँ हैं। एक्चुअली ये रिपोर्ट बात कर रही है बिहार में प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का स्तर है उसके बारे में, वहाँ पे स्कूलिंग का क्या स्तर है उसके बारे में रिपोर्ट बात कर रही है। तो इस वजह से ये आर्टिकल चर्चा में है। अब हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या बता रही है। रिपोर्ट का नाम क्या रखा गया कि बच्चे कहाँ हैं। इसको जारी किसने किया है, जन जागरण शक्ति संगठन द्वारा। और इसको प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन, जीन ड्रेस द्वारा निर्देशित किया गया था। अब इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है कि बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों की जगह सस्ते गंदे कोचिंग संस्थानों द्वारा लिए जाने का खतरा है। यानी ये रिपोर्ट ये बता रही है कि जो बिहार है यहाँ पे क्या संभावना है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए लोग स्कूलों को छोड़ करके, सरकारी स्कूलों को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं। पहले हम ये समझते हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा का क्या मतलब है। प्राथमिक शिक्षा का मतलब ये होता है क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक की पढ़ाई। कहाँ से, 1 से लेकर के 5 तक की जो पढ़ाई होती है किसके अंतर्गत आती है, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत। उच्च प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है, तो 6 से 8 तक की पढ़ाई आती है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसके हिसाब से प्राथमिक शिक्षा की उम्र कितनी रखी गई है, 6 से 11 वर्ष रखी गई है आयु इसकी। उसके अलावा उच्च प्राथमिक शिक्षा की आयु कितनी रखी गई है, तो 11 से 14 वर्ष। यानी आप देखेंगे दोनों को मिला करके तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की जो शिक्षा होती है उसको उच्च प्राथमिक और प्राथमिक दोनों उसमें कवर हो जाता है। और उच्च प्राथमिक कहाँ तक आता है, तो 8 तक आता है, 6 से लेकर के। प्राथमिक कहाँ तक आता है, तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो स्कूल है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा स्थापित जो मानदंड है, जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड तय किए गए थे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा, उसको भी पूरा करने में असफल हो गए हैं। अगला बिंदु ये बताया गया है कि सरकारी स्कूलों की बिगड़ती स्थिति के कारण क्या हुई है, तो निजी ट्यूशन प्राइवेट कोचिंग्स पर क्या हुई है, निर्भरता बढ़ गई बच्चों की। यानी लोग जो हैं, बच्चे जो हैं क्या करते हैं, तो सरकारी स्कूल की जगह ट्यूशन की तरफ भाग रहे हैं। ट्यूशन में ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, सरकारी स्कूलों में कम हो रही है। और यहाँ पे एक गंदा खेल चलता है, जो टीचर होते हैं ना वो भी इस तरीके के कई बार इसको बढ़ावा देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि यार इसको आना ना कोचिंग में, मैं समझा दूंगा। यहाँ पे क्या समझाओ, कोचिंग में समझा दूंगा, कोचिंग में आना, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, यहाँ पे ज्वाइन करो। मतलब फोर्स करते हैं बच्चों की कोचिंग ज्वाइन करें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि डीबीटी योजना के तहत छात्रों के खाते में पाठ्य पुस्तकों के लिए पैसा दिया जाता है। डीबीटी का क्या मतलब है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी जो आपके खाते में डायरेक्टली पैसा आता है ना सरकार के द्वारा, उसके बारे में बात की जा रही है। यह गरीब परिवारों पर स्कूल की चीजें खरीदने और भोजन जैसे बुनियादी जरूरतों के बीच चयन करने का एक क्रूर विकल्प थोपता है। अब यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए, एक गरीब परिवार है, उसके अकाउंट में आपने 1,000 रुपये भेज दिया। अब वो ये देखे कि हम लोग खाएंगे जिएंगे, या वो ये देखे कि हमें किताब खरीदनी है बच्चे के लिए। मतलब जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसका पेट नहीं भरा 4 दिन से, पहले वो खाना खाएगा कि पहले वो किताब खरीदेगा। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया कि डीबीटी द्वारा प्रदान किया गया पैसा हमेशा बच्चों या उनके माता पिता तक नहीं पहुंचता है। यानी जो कई बार ऐसा भी होता है कि पैसा भेजा तो जाता है डीबीटी के द्वारा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा आपके अकाउंट में भेजा तो जाता है, लेकिन आपको मिलता नहीं। और दूसरा क्या बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे डीबीटी है, जो पैसा आपको भेजा जाता है डायरेक्टली आपके अकाउंट में, उसके लिए एक शर्त लगा दी गई है कि जिसका 75% स्कूल में अटेंडेंस होगा, जिसकी उपस्थिति होगी 75%, उसी के अकाउंट में ये पैसा भेजा जाएगा। उसके अलावा ये भी बताया गया कि आधार से जुड़ा होना चाहिए आपका अकाउंट, तभी आपको पैसा भेजा जाएगा। अब कई सारे ऐसे गरीब तबके हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि आधार क्या है, जिनको ये पता ही नहीं कि बैंक अकाउंट में कैसे लिंक कराया जाए। अभी तक ऐसे बहुत सारे समाज हैं जहाँ नहीं पता है कि आधार कार्ड क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो अब कैसे इसको लेकर के चलेंगे। हम देखते हैं कि हमारे संविधान में शिक्षा से जुड़ा कोई प्रावधान है कि नहीं है। तो यहाँ पे पहला प्रावधान किस में दिया गया, मौलिक अधिकारों में दिया गया। कौन सा आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 21A के तहत। देखिए जहाँ पे भी A B C D इस तरीके से लग जाए ना, उसका मतलब ये है कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसको संशोधन करके लाया गया है। तो इसको कौन से संशोधन द्वारा लाया गया था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए क्या करेगा, तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी उनको। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार। यहाँ पे ये किस में आता है, तो भाग 4 में आता है। इसका अनुच्छेद 45 क्या कहता है, तो ये अनुच्छेद 45 ये कहता है कि राज्य बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी ये गवर्नमेंट के लिए आदेश देता है।
अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई, आरटीआई नहीं है, आरटीई है, राइट टू एजुकेशन 2009 का। ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को बुनियादी अधिकार के रूप में स्थापित किया इसके द्वारा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित धन के वितरण में पारदर्शिता लाना और चोरी को समाप्त करना है। डीबीटी में लाभ या सब्सिडी सीधे गरीब रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों को हस्तांतरित की जाती है। देखिए पहले क्या होता था, पहले आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, यानी आपका पैसा पाने के लिए क्या होता था, आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। कोई बाबू है क्लर्क, कोई उसके अलावा ऑफिसर, उसको भी आपको खिलाना पड़ता था, यानी कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता था। इसी को समाप्त करने के लिए, इसी को कम करने के लिए क्या किया गया है, तो सीधे आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया गया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट आपके सीधे अकाउंट में भेज दे रही है, आप जाइए निकाल लीजिए बस। पहले क्या था, गवर्नमेंट किसको भेजती थी, तो ऑफिस को भेजती थी। अब यहाँ पे जब ऑफिस में आ गया, फिर आपको ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था, तो ये लोग बहुत परेशान करते थे, ये लोग घूस लेते थे, रिश्वत लेते थे। इसके अलावा जैसे हमारे प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने क्या कहा कि ऊपर से अगर 100 रुपये चलता है ना, तो नीचे सिर्फ 16 पैसे ही पहुंचते हैं। अब सोच के देखिए कितनी खतरनाक स्थिति है। तो ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट एसईआर, इसका पूरा नाम क्या है, तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसको कौन जारी करता है, इसको प्रथम एनजीओ जारी करती है। ये किसके बारे में बात करता है, यहाँ पे भारत के प्रत्येक जिले और राज्य के लिए बच्चों के नामांकन और बुनियादी सीखने के स्तर को सटीक अनुमान प्रदान करता है। यानी जो एशियर रिपोर्ट ये क्या करती है, तो भारत के प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिले को कवर करते हुए यहाँ पे ये देखते हैं कि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कितना योगदान दिया गया है, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, बच्चे कैसे शिक्षा को लेकर के चल रहे हैं, उनको बुनियादी सेवाएं प्राप्त हो पा रही हैं कि नहीं प्राप्त हो रही है, ये सारी चीजें ये देखती है। इसको जारी कौन करती है, तो इसको प्रथम एनजीओ जारी करती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये एक प्रकार का वार्षिक सर्वेक्षण है, ठीक है, ये नहीं कि अर्धवार्षिक है या 2 वार्षिक है, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे कि ये वार्षिक सर्वेक्षण है, यानी हर साल किया जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कुछ डाटा। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्तर का जो स्कूल है, यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूल की बात की जा रही है। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि 150 से कम बच्चे हों ऐसे स्कूलों के। तो प्राथमिक स्तर पर आप देखेंगे 60% स्कूल ऐसे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर आप देखेंगे 0% ऐसे स्कूल हैं। उसके अलावा 150 से लेकर के 300 बच्चे हों एक स्कूल में, ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 32% है, यहाँ पे 22%। यहाँ पे 301 से लेकर के 500 बच्चे हों एक स्कूल में, ऐसी संख्या कितनी है, तो 8%। यहाँ पे 43%। 501 से लेकर के 800 स्टूडेंट, तो यहाँ पे 0%। यहाँ पे आप देखेंगे 25%। यहाँ पे 800 से अधिक, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0%, यहाँ पे 10%। यानी एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्राथमिक स्कूल जो है उसका प्रतिशत घटता जा रहा है। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे प्राथमिक स्तर के जो स्कूल है उनकी संख्या घटती जा रही है, उनका प्रतिशत घटता जा रहा है। आप लोगों ने वो कहावत सुनी ना कि किसी चीज़ की अति ठीक नहीं होती है, किसी भी चीज़ की अति खतरनाक होती है। अब हमारे साथ वही कंडीशन बनी है। एक समय ऐसा था कि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, यूएसए से हम लोगों ने गेहूं मांगा, तो उसने ऐसा गेहूं दिया था जो अपने सुअरों को खिलाता था। आप सोच के देखिए कि क्या कंडीशन थी हमारी। और अब क्या हो गया, अब हम गन्ने का इतना ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं कि हमें इस बात पर विचार करना पड़ रहा है कि यार गन्ने का इतना उत्पादन हमारे लिए खतरनाक है। मतलब इस आर्टिकल में हम ये देखने वाले हैं कि गन्ने का अत्यधिक उत्पादन हमारे ऊपर कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उससे बचने के लिए क्या क्या किया गया अभी तक, और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये आर्टिकल चर्चा में क्यों, तभी हाल ही में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने क्या किया है, तो डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। शिकायत कैसी, कि जो भारत है वो अपने किसानों को अत्यधिक सब्सिडी दे रहा है, अत्यधिक सहायता दे रहा है। इसी वजह से किसान जो है गन्ने के उत्पादन अधिक कर रहे हैं, और भारत वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में, गन्ने के उत्पादन के क्षेत्र में, चीनी के उत्पादन के क्षेत्र में क्या हुआ, सबसे आगे निकल गया है। और ये जो सब्सिडी है वो नकारात्मक रूप से दी जा रही है। अब हुआ क्या, भारत जो है डब्ल्यूटीओ में चीज़ हार गया, अपना केस हार गया। अपनी दलील तो रखा था भारत, अपना पक्ष रखा था, लेकिन डब्ल्यूटीओ ने इसकी नहीं सुनी। तो इस वजह से चर्चा में, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि गन्ने का उत्पादन अगर अधिक होता है तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम देखेंगे उसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे गन्ना जो है उसका स्टैटिक पोर्शन भी हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि चीनी का अधिक उत्पादन क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, कौन कौन से ऐसे कारक थे जिन्होंने चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पे पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये कि 2021-22 में भारत ने कितना चीनी उत्पादन किया है, 359 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। और इसी के साथ हम ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर आ गए हैं चीनी के उत्पादन के क्षेत्र में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विशाल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करना पड़ता है। आप देखेंगे कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी ज़्यादा मांग है, अगर हम इस तरीके से चीनी का उत्पादन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। और फिर वही यूएसए वाली हाल होगी। क्या होगा कि जो उसने अपने यहाँ पे सुअर को गेहूँ खिलाने वाला गेहूँ हमें दिया था, उसी तरीके से चीनी भी जो रहेगी थर्ड क्लास की हमें दे दी जाएगी। और फिर उसके अलावा व्यापार घाटा होगा हमें।
उसके अलावा विदेशी मुद्रा भी हमारी बाहर जाएगी। इस तरीके से बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया गया था, तो यहाँ पे चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया, चीनी के उत्पादन को बढ़ाया गया। उसके अलावा यहाँ पे सरकार क्या करती है, तो उचित और लाभकारी मूल्य योजना लेकर के आई गन्ने के लिए। अब यहाँ पे जो एमएसपी होता है ना अन्य फसलों के लिए, गन्ने के लिए वही एफआरपी है, बस इतना ही फर्क है कि जो गन्ने को कहा जाता है, गन्ने के क्षेत्र में जो एमएसपी दिया जाता है उसको एफआरपी कहा जाता है बस। अभी एफआरपी दिया क्यों जाता है या एमएसपी क्यों दिया जाता है, तो इसके पीछे वजह ये है कि मान लीजिए किसान है कोई, ये किसान है, इन्होंने क्या किया, फसल बोई, उसकी लागत मान लीजिए 50 रुपये है टोटल, ठीक है। अब ये जा रहे हैं मार्केट में बेचने, अब मार्केट वाले क्या कर रहे हैं, दाम गिरा दे रहे हैं, जानबूझ के 40 रुपये में ले रहे हैं, उसके बाद अपना आगे जाकर के 80 रुपये में बेच रहे हैं या 60 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे जो फायदा हो रहा है किसको हो रहा है, बिचौलिए को हो रहा है, किसान तो यहाँ पे घाटे में गया, इसकी लागत भी नहीं निकल पाई है। तो सरकार ने इसी चीज़ को रोकने के लिए कि जो किसान है कम से कम उनकी लागत तो निकल जाए, उसका 1-2% कुछ तो फायदा हो जाए। तो सरकार क्या करती है कि जितना इनकी लागत लगी उससे कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देती है। मान लीजिए यहाँ पे 50 रुपये की लागत लगी, 5 रुपये सरकार ने और ऐड कर दिया। अब सरकार ये कह रही है कि टोटल 55 रुपये जो है वो आपका एफआरपी तय कर दिया गया है, उचित और लाभकारी मूल्य तय कर दिया गया है। अब अगर मार्केट में कोई भी जो रहेगा व्यापारी, अगर वो आपकी नहीं लेता है फसल, आपके उत्पादन को नहीं खरीदता है या आपका दाम कम करके खरीदता है, आपकी 50 रुपये लागत लगी, वो कहता है कि मुझे 40 रुपये में चाहिए या 45 रुपये में चाहिए, तो आपको यहाँ पे बेचने की ज़रूरत है ही नहीं, निजी लोग के हाथ में बेचने की जरूरत नहीं। आप आइए गवर्नमेंट संगठन को बेचिए, आप 55 रुपये ले जाइए वहाँ से गवर्नमेंट संगठन से। अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो राज्य सरकार द्वारा गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाने वाली भारी सब्सिडी, इसी को तो लेकर के यहाँ पे ब्राजील और ग्वाटेमाला पहुंचे थे डब्ल्यूटीओ में कि यहाँ पे भारत क्या करता है, बहुत अधिक सब्सिडी देता है किसानों को। उसके अलावा कौन कौन से पॉइंट, तो कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रयास, जैसे क्या किया गया, तो ड्रिप सिंचाई की गई। उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई ताकि फसलों को और अच्छे लेवल पे लेकर चला जा सके, उसको बचाया जा सके। ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत क्या होता है कि पानी जो होता है सीधे जड़ों को दिया जाता है, इससे क्या होता है कि जल की बचत होती है और यहाँ पे फसल को अच्छे से पानी मिल पाता है। उसके अलावा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि तथ्यों का सटीक व सही आकलन। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ था, तो महाराष्ट्र में तथ्यों का सही आकलन नहीं हो पा रहा था, यानी जो डेटा था वहाँ पे जितना उत्पादन हो रहा था उसको लोग सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, कुछ इधर उधर हो जा रहा था। तो जब उसने क्या किया, सही तरीके से उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया, उसके ऊपर काम किया, तो पता चला कि महाराष्ट्र में जो उत्पादन है वो बहुत अधिक लेवल पर हो रहा है, उससे भी अधिक लेवल पर हो रहा है जितना पहले होता था। तो यहाँ पे तथ्यों का भी बहुत बड़ा खेल होता है। मान लीजिए यहाँ पे टोटल उत्पादन 100 हो रहा है, 100 कुंटल मान लीजिए, अब यहाँ पे आप रिकॉर्ड करें 90 कुंटल है, तो 10 कुंटल जो है उत्पादन तो हो रहा है ना, पर आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, आप उसको देख नहीं पा रहे, तो ये कमी हमारी है। तो इसी तरीके से आप बता रहे हैं कि तथ्यों का सटीक व सही आकलन भी किया गया, उसके वजह से ये पता चला कि हाँ जो चीनी का उत्पादन है वो बढ़ा है भारत में। अब हम देखते हैं कि गन्ने की अत्यधिक खेती करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अगर गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक लेवल पे किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ सकता है उसका। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि गन्ने का जो उत्पादन होता है उसके लिए वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए, तो हमें 3000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। लेकिन 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 ऐसे राज्य जहाँ पे गन्ना सबसे अधिक उगाया जाता है, जैसे कौन सा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे भी वर्षा कितनी होती है वार्षिक रूप से, तो 1000 से लेकर के 1200 मिलीमीटर तक की वर्षा होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है, लगभग 2000 के आसपास का डिफरेंस है। यानी अब चाहिए कितना, तो 3000 मिलीमीटर, होती कितना, 1000 से 1200 मिलीमीटर। अब जो इतना बड़ा गैप है इसको भरेंगे कहाँ से, भाई गन्ने का उत्पादन तो आप कर ही रहे हो, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से इस गैप को भर रहे हो, तो भर कहाँ से रहे हो, जाहिर सी बात है कि फिर क्या आएगा, नदी आएंगी, नाले आएंगे, उसके अलावा नहर हो गई, तालाब हो गए, जलाशय हो गए, इन सब से पानी निकाल करके इसमें डाला जाता है। उसके अलावा भूजल का प्रयोग किया जाता है। अब जब भूजल का आप अत्यधिक प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3000 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, मिल कितना रही है 1000, और हमें कितना डिफरेंस पड़ रहा है यहाँ पे 2000 का। अब ये 2000 मिलीमीटर वर्षा कहाँ से आएगी, वर्षा का पानी तो मिल नहीं रहा, तो आएगा कहाँ से पानी, आएगा यहाँ से भूजल से। अब भूजल का अत्यधिक प्रयोग करेंगे, जब भूजल का प्रयोग अत्यधिक करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये होगा कि जो भूजल है उसका स्तर गिर जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे भूजल समाप्त होने की संभावना हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे भूजल संकट उत्पन्न हो गया है, जैसे चेन्नई। उसके अलावा क्या होगा, तो ये जो जल है इसके प्रदूषण की भी संभावना दिख रहेगी। उसके अलावा जब आप जल अत्यधिक मात्रा में निकाल लेंगे तो जो कृषि भूमि है ना उसका लवणीकरण हो जाता है, यानी अत्यधिक सिंचाई से क्या होता है, तो वहाँ पे लवणीकरण हो जाता है, यानी वो कृषि की भूमि जो है अब वो उपजाऊ नहीं रह जाती, वो भी खराब हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं निकल करके आएंगी अगर आप भूजल का अत्यधिक प्रयोग करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से लेकर के चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि CGWB, इसका पूरा नाम क्या है CGWB का, तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड। इसने क्या बताया था, तो इसकी 2022 में रिपोर्ट आई थी, इसने ये बताया कि अगर 100 किलोग्राम चीनी चाहिए आपको तो कितना पानी आपको देना पड़ेगा, 2 लाख लीटर भूजल की आवश्यकता होती है। आप खुद सोच के देखिए कि 100 किलोग्राम चीनी के लिए 2 लाख लीटर, मतलब कितना बड़ा डेटा है ये, 2 लाख लीटर भूजल चाहिए आपको अगर 100 किलोग्राम चीनी चाहिए आपको। तो यार ये आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे चीनी के उत्पादन में भूजल का प्रयोग किया जा रहा है, वही चिंता यहाँ पे व्यक्त की गई है।
इस आर्टिकल में वही बताया गया कि गन्ने के अत्यधिक उत्पादन से क्या होगा, तो जो भूजल है हमारा वो समाप्त होता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से यहाँ पे इसके बारे में चिंता व्यक्त की गई है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपशिष्ट जल का बिना उपचार के जल स्रोतों में छोड़ा जाना, ये भी समस्या। देखिए चीनी मिल जो होती है वो क्या करती है, तो यहाँ पे जो जल का प्रयोग किया जाता है उसको ठंडा करने के लिए, जहाँ पे गर्म हो जाती है वो भट्टी, उसके अलावा अन्य रूप में भी जल का प्रयोग होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जल का बिना उपचार के सीधे जल स्रोतों में छोड़ देते हैं। नालियों से बहता वो कहाँ पे जाता है, वो नदियों में जाता है, फिर क्या करता है नदियों को भी प्रदूषित करता है। तो ये सारी समस्याएं निकल करके आएंगे। फसल प्रतिरूप में परिवर्तन और बिजली का अनुचित उपयोग। अब यहाँ पे बिजली का अनुचित उपयोग का क्या मतलब है, जो सिंचाई के लिए देखेंगे ना आप ट्यूबवेल होता है, तो लोग क्या करते हैं इसको चालू करके चले जाते हैं, फिर अपना काम धंधा करके आएंगे, फिर देखेंगे कि पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में भर गया है। अब यहाँ पे कई बार ये बात उठाई गई कि जो बिजली है इस पर कुछ हद तक फीस लगा देनी चाहिए, ताकि किसान क्या करेंगे रिस्पॉन्सिबल तरीके से, जिम्मेदार तरीके से यहाँ पे सिंचाई करेंगे ट्यूबवेल से। लेकिन वही मुद्दा है कि किसानों के पास वैसे ही कितना संसाधन है, उसके बाद आप बिजली के प्रयोग पे भी अगर आप फीस लगा देंगे, कुछ शुल्क लगा देंगे, तो फिर उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका भी सोच के देखिए। फिर फसल जो होती है, उत्पादन जो होता है वो भी और महंगा होता जाएगा। उसके अलावा क्या बात की जा रही है, फसल प्रतिरूप में परिवर्तन। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि फसल प्रतिरूप का मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ठीक, अब यहाँ पे गेहूँ उगाया जाता था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझिएगा इस चीज़ को। गेहूँ उगाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे मान लीजिए गन्ना उगा रहे हैं आप, गेहूं की जगह आपने गन्ना उगाना शुरू कर दिया, तो अब गन्ने को क्या चाहिए, बहुत अधिक पानी चाहिए। अब गन्ना जब बहुत अधिक पानी लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो भूजल है यहाँ से पानी समाप्त हो जाएगा। अब जब यहाँ पे जल समाप्त हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, एक समय तक तो गन्ना उगा रहे थे आप, मान लीजिए 4 साल आपने गन्ना उगाया, अब यहाँ से भूजल समाप्त हो गया, और जब भूजल है ही नहीं आपके पास, तो आप गन्ना कहाँ से उगाएंगे, आप बताइए, सिंचाई का कोई साधन ही नहीं। तब क्या करना पड़ेगा, आपको बाजरा, इस तरीके के जो मोटे अनाज है इनको उगाना पड़ेगा। तो वही बात है कि फसल प्रतिरूप में परिवर्तन हो जाएगा, यानी जो पहले उगाया जाता था उसकी जगह पे हमें कुछ और फसल उगानी पड़ेगी, इसी को फसल प्रतिरूप कहा जाता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो गन्ने का अत्यधिक उत्पादन है उससे जो समस्या उत्पन्न हुई है, उससे निपटने के लिए समाधान क्या है, उससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो इसमें पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अधिशेष उत्पादन और निर्यात से भारी वित्तीय लाभ होता है। आप देखेंगे कि मान लीजिए आपको 100 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता है, आपने 200 किलोग्राम चीनी उत्पादित कर ली, तो अब क्या करेंगे, बाकी का 100 किलोग्राम आप बेचेंगे। तो वही यहाँ पे देश के लेवल पे समझिए कि मान लीजिए देश को आवश्यकता थी 100 किलोग्राम चीनी की, उसने 200 किलोग्राम चीनी उत्पादित कर लिया, अब क्या करेंगे, बाकी का 100 किलोग्राम चीनी हम बाहर बेचेंगे, निर्यात करेंगे। और जब हम निर्यात करेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी, उसके अलावा जो हमारा व्यापार संतुलन है उसमें भी सुधार होगी। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि भारी वित्तीय लाभ होता है निर्यात से। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये कि 2021-22 में कितना 110 लाख टन के रिकॉर्ड निर्यात के साथ निर्यात में वृद्धि हुई। 2021-22 में हमने कितना चीनी निर्यात की थी, तो 2021-22 में 110 लाख टन चीनी निर्यात की थी हमने। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो उन प्रोत्साहनों का आकलन किया जाए और फिर उन्हें ठीक किया जाए जो अन्य फसलों की तुलना में गन्ने के पक्ष में है। यानी ऐसी जो भी सब्सिडी दी जा रही है गन्ने को, जो अन्य फसलों को नहीं दी जा रही है, उसके बारे में देखिए, उसका आकलन करिए कि किस हद तक सही है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में देखिए। उसके बाद ही डिसाइड करिए कि किसको कितना सब्सिडी देना है, कौन से क्षेत्र को कितना सब्सिडी मिलनी चाहिए। अगला अगला बिंदु है, विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए निष्पक्ष और व्यापक सब्सिडी योजनाएं शुरू करने से किसानों को विविधता लाने के साथ साथ खेती को समान रूप से वितरित करने, मोनोकल्चर को रोकने और समान आय सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मोनोकल्चर का क्या मतलब होता है। मोनो का मतलब होता है एक, यानी जहाँ पे सिंगल चीज चले वो मोनोकल्चर। जैसे आप सिर्फ गन्ने का उत्पादन किए जा रहे हैं, आप सिर्फ गेहूं का उत्पादन किए जा रहे हैं, आप सिर्फ चावल का उत्पादन किए जा रहे हैं, यानी जहाँ पे सिर्फ एक चीज का उत्पादन है उसी को मोनोकल्चर कह रहे हैं यहाँ पे। और सिर्फ ये उत्पादन के क्षेत्र में नहीं है, कहीं पे भी जहाँ पे कोई एक चीज लेकर के चल रहे हैं, मात्र एक चीज, तो उसको मोनो कहा जाता है, मोनोकल्चर आप उसको बता सकते हैं। तो आप पे क्या बात की जा रही है कि जो अन्य फसलें हैं उनके पक्ष में भी इसी तरीके की निष्पक्ष योजनाएं शुरू की जाए, निष्पक्ष सब्सिडी दी जाए। ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसको थोड़ा सा अधिक सब्सिडी दी जा रही है, अन्य क्षेत्रों को कम सब्सिडी दी जा रही है, तो ये बात की जा रही है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है कि लाभदायक और कम संसाधन गहन फसलों का उत्पादन किया जाए। अब कम संसाधन गहन, जैसे यहाँ पे पानी की कम आवश्यकता पड़े, खाद की कम आवश्यकता पड़े, उर्वरक की कम आवश्यकता पड़े, ऐसी फसलों को उगाया जाए। जैसे कई जगह आप देखेंगे बाजरा हो गया, मिलेट्स, इसके उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है हमारी भारत सरकार। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करना। अब ड्रिप सिंचाई का क्या मतलब होता है, देखिए मान लीजिए फसल है ना, ये गन्ना है, वैसे देखो मुझे चित्र बनाना नहीं आता भाई, चित्र में मेरा हाथ बहुत तंग है, तो मान लीजिए आप, और फिर इस तरीके से मान लीजिए गन्ना है, यहाँ पे ये इसकी जड़ है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ड्रिप सिंचाई होती है ना, डायरेक्ट इसके जड़ों में पानी डालती है, यहाँ पे पानी डालेगी। इससे क्या होगा, इससे होता ये है कि जो जल है उसकी बचत होती है, और फिर भूजल की भी आवश्यकता कम हो जाएगी। जब जल की बचत होगी तो यहाँ पे भूजल से कम पानी लेंगे, वही चीज़ यहाँ पे बताया जाए कि जल बचत होगा। उसके अलावा समग्र जल बचत और प्रबंधन प्रणालियों में निवेश किया जाए, यानी यहाँ पे ऐसी प्रणालियाँ विकसित की जाएं जिसके तहत हम ये देखें कि जल बचत कैसे हो सकता है, जल को कैसे बचाया जा सकता है, और अगर मान लीजिए कोई अपशिष्ट जल है तो उसका कैसे निपटान किया जाना चाहिए, उसका और कहाँ यूज किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, इन सारी चीज़ों में हमें निवेश करना है, रिसर्च करनी है, अनुसंधान करना है सारी चीज़ों में।
अगला बिंदु वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल उपचार और नया सिंचाई नेटवर्क जैसे स्वच्छ प्रथाओं को अपनाना। यानी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो वर्षा का जल होता है वो बह करके बाहर चला जाता है, तो उसको रोकिए, उसका जो है संचयन करिए, उसका प्रयोग करिए। इस तरीके की यहाँ पे बात की जा रही है कि जो जल का उपचार करिए, जो प्रदूषित जल है उसको भी उपचार करके अगर देखिए कि सिंचाई में यूज किया जा सकता है तो सिंचाई में यूज करिए, कपड़े धुलने में यूज किया जा सकता है तो उसमें यूज करिए, या उद्योगों में किया जा सकता है उसका प्रयोग तो वहाँ पे भी उसका प्रयोग करिए। इस तरीके की बात की जा रही है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इस मुद्दे के समाधान के लिए अभी तक क्या क्या कदम उठाए जा चुके हैं, भारत सरकार ने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि चीनी का एथेनॉल उत्पादन में प्रयोग। अब एथेनॉल का क्या प्रयोग होता है, तो एथेनॉल का रसायन उद्योग में प्रयोग होता है, उसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में भी प्रयोग होता है इसका। परिवहन के क्षेत्र में आप देखेंगे तो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, इसको क्या कहते हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, तो ईबीपी कहेंगे इसको आर्टिकल में, आप ध्यान में रखेंगे। इसके उपयोग से क्या होता है, तो वाहनों से जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसके उत्सर्जन में, उसके अलावा हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसके उत्सर्जन में काफी कमी आता है। और ये क्या होता है, तो ये पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ईबीपी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 2003 में शुरू किया गया था। किसके लिए, तो कच्चे तेल का जो आयात है उसको कम करने के लिए, उसके अलावा जो पेट्रोल आधारित वाहन है इनसे जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है उसको रोकने के लिए। इसकी शुरुआत जो की गई थी ईबीपी कार्यक्रम की, तो उसमें कितना टारगेट रखा गया था, 5% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2025 के लिए इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, तो 20% लक्ष्य कर दिया गया। यानी 2025 तक हमें क्या करना है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित करना है, मिक्स करना है। सरकार ने 2021 में एथेनॉल पर माल और सेवा कर को 18% से घटाकर 5% कर दिया था। ये क्या है, जीएसटी। 2021 में घटाकर कितना कर दिया, 18 से 5% कर दिया। उसी वर्ष कुल उत्पादित 394 लाख टन चीनी में से कितना, तो लगभग 350 लाख टन को इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए परिवर्तित किया गया था। यानी उस वर्ष कितना चीनी उत्पादित हुई थी, तो 394 लाख टन हुई थी, जिसमें से 350 लाख टन का हमने कहाँ प्रयोग कर लिया, इथेनॉल के उत्पादन में प्रयोग कर लिया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत के ईबीपी कार्यक्रम, ये मैंने आपको बताया ना, ईबीपी कार्यक्रम ने कच्चे तेल के आयात, चीनी के निर्यात और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे गन्ने के स्टैटिक पोर्शन के बारे में। तो एक ऐसी फसल है उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय फसल है। तापमान कितना चाहिए इसके लिए, तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर चाहिए। गन्ना एक प्रकार की नकदी फसल है। इसके लिए मिट्टी कैसे चाहिए, तो दोमट व काली मिट्टी चाहिए। और ये सर्वाधिक सिंचित फसल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है वन लाइनर के तहत, सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है, तो यहाँ पे गन्ना आएगी। इसमें श्रमिकों व उर्वरकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सब गन्ना उत्पादक के प्रमुख राज्य हैं। अगला बिंदु की एक प्रकार की भार ह्रासी फसल है। भार ह्रासी फसल का क्या मतलब है कि जितना हम लगाते हैं, जितनी हमारी लागत है उतना प्राप्त नहीं होता है, अतः शर्करा का क्षय कम से कम हो, इसलिए क्या किया था, तो गन्ना मिलों की स्थापना उत्पादक क्षेत्रों के समीप की जाती है। इस तरीके के स्टेटमेंट आपसे पूछ ले जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो गन्ना मिल होती है उसकी स्थापना कहाँ की जाती है, तो गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के आसपास की जाती है। गन्ना पूरे वर्ष की फसल है। इसकी बुआई कब की जाती है, तो जनवरी से अप्रैल तक बुआई की जाती है, तथा कटाई व पेराई कब से कब तक की जाती है, तो अक्टूबर से अप्रैल तक की जाती है। गन्ने के कृषि के लिए क्या है, तो पाला हानिकारक होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत में गन्ने का प्रजनन कार्य कहाँ पे होता है, तो कोयम्बतूर तमिलनाडु में किया जा रहा है। इसके लिए 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि दक्षिण भारत में गन्ने की कृषि की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण क्या है, तो समकारी आर्द्रता युक्त जलवायु, लंबी पिराई का मौसम, सहकारिता की प्रवृत्ति आदि। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रमुख गन्ना उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से, तो भारत हो गया, ब्राजील हो गया, अमेरिका, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान, मैक्सिको, इंडोनेशिया आदि, ये सारे कौन है, तो ये सारे गन्ना उत्पादन के प्रमुख राष्ट्र हैं। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं हीट वेव के बारे में। तो इससे क्या क्या समस्या होती है, देखिए आपने कई बार ये न्यूज में सुना होगा कि हीट वेव की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई, हीट वेव की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई, या हीट वेव की वजह से ये दिक्कत हुई। तो वही सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हीट वेव क्या है, कब इसको हीट वेव कहा जाता है, उसके लिए क्या मानदंड रखेंगे, सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और यहाँ पे चर्चा में क्यों आ गया, तो अभी क्या हुआ है यहाँ पे, सरकार ने जो इससे बचने के लिए कदम उठाए थे वो सफल रहे हैं, यानी हीट वेव से होने वाली मौत जो थी उसमें कमी आई है, इसकी वजह से चर्चा में आ गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे हीट वेव क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी मानदंड क्या है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हीट वेव क्या, तो असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि, यानी टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, हाई होता है, और ये गर्मी के मौसम में होने वाले सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक है। यानी मान लीजिए गर्मी के मौसम में सामान्यतः आपके यहाँ या हमारे यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होता था, इस बार क्या हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यही हीट वेव की कंडीशन बनाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना वो 40 डिग्री सेल्सियस के अनुकूलित हो चुकी है, हमारा शरीर इसके हिसाब से ढल चुका है, लेकिन अब यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए नई बात है। तो इसी की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, जिसका बॉडी उतना अनुकूलित करने में सक्षम नहीं है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की गर्मी की लहरें। अब इसी को हिंदी में कहा गया कि गर्मी की लहरें, यही क्या है, हीट वेव ही है। बल्कि मेरी सामान्यता रही है कि आप हीट वेव ही लिखिए, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर बैठा है उसको हीट वेव पता है, ना कि गर्मी की लहरें पता है। आमतौर पर मार्च और जून के बीच होती हैं, यानी कब सामान्यतः तो मार्च से जून के बीच में होती है, लेकिन कुछ मामलों में कहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो जुलाई तक भी पहुँच जाते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2000 से लेकर के 2003 तक कितनी मौत हुई थी हीट वेव की वजह से, 2566, और ये लगातार बढ़ते हुए 2012 से लेकर के 2015 में कितना हो गई, तो 6562 हो गई है। ये कुछ ऐसे राज्यों के नाम दिए गए हैं जहाँ पे हीट वेव की कंडीशन अधिक बनने की संभावना रहती है, जैसे हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना, उसके यहाँ रायलसीमा हो गया, उसके अलावा तमिलनाडु हो गया, उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे मराठवाड़ा हो गया, विदर्भ हो गया, राजस्थान हो गया। ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हीट वेव की संभावना अधिक रहती है। आप यहाँ पे देखें कि ये जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई गई है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में नहीं बताई गई है। तो कुछ तो वजह होगी, पहले तो यहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हीट वेव की कंडीशन थोड़े कम संभावना रहती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इतने सारे वन है, इतना सारा पेड़ पौधा है, तो वो ऑब्जर्व कर लेते हैं हीट को, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हीट वेव्स के लिए मानदंड क्या है, इसको किसने जारी किया, तो आईएमडी का हिंदी में क्या नाम है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसका इंग्लिश में क्या नाम है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसी ने मानदंड तय किए हैं। किसके आधार पर, तो तापमान के आधार पर। इसमें क्या कहा है कि मैदानी इलाकों के लिए कितना तापमान होना चाहिए, तो न्यूनतम 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और पहाड़ी इलाकों के लिए न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जब किसी स्टेशन या जगह, यहाँ पे आप कह लीजिए किसी क्षेत्र का तापमान कितना होता है, सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या कम हो या उसके बराबर हो, तो सामान्य से हीट वेव प्रस्थान 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और सामान्य से गंभीर हीट वेव प्रस्थान 7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है। यानी यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो या इससे कम हो, तो यहाँ पे हीट वेव कब बनेगी, जब सामान्य स्थिति 5 से 6 डिग्री सेल्सियस और गंभीर स्थिति क्या हो, 7 या इससे अधिक हो, तभी हीट वेव की कंडीशन बनेगी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब तापमान क्या हो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, तो सामान्य कैटेगरी में कितना आएगा, +/4 से 5 तक आ जाएगा। वहीं इसके बाद जब गंभीर स्थिति बनेगी तो कितना होगा, 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक यहाँ पे बन जाए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक रहता है, तो इसके बावजूद समान अधिकतम तापमान, यानी मान लीजिए कि आपके यहाँ पे समान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस जाता था, लेकिन क्या हुआ 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, इससे अधिक पहुंच गया, तो क्या करना है, तो इसको हीट वेव घोषित कर देना है। ये कौन बता रहा है, ये आईएमडी बता रहा है। इस मैप में आपको हीट वेव का मानचित्र दिया गया, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों को प्रभावित करती है हीट वेव। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए कि जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला क्षेत्र है, उसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे इस तरीके के जो है पश्चिमी घाट जो है, यहाँ पे भी ये क्षेत्र सेफ है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, तो यहाँ पे बर्फ पड़ती है, यहाँ पे भी प्राकृतिक संरक्षण होता है, झील वगैरह, यहाँ पे भी आप देखें कि वन बहुत अधिक मात्रा में है। तो यहाँ पे ये मैप आपको इसलिए दिया गया है कि अगर आपसे कभी स्टेटमेंट दे दे और स्टेटमेंट में किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का नाम दे दे, या जम्मू कश्मीर का नाम दे दे, लद्दाख का नाम दे दे, या यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में ये बोल दे कि पश्चिमी घाट जो है हीट वेव के लिए सबसे अधिक प्रबल क्षेत्र है, तो आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे आपको मैप से क्लियर हो जा रहा है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये यही होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको यहाँ पे स्टेट के नाम नहीं रटने हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है सारे के सारे यहाँ पे हीट वेव नहीं पड़ते, और अरुणाचल प्रदेश में हीट वेव नहीं पड़ती है, मणिपुर में नहीं पड़ती है, यहाँ पे रटना नहीं है आपको कि नागालैंड में नहीं पड़ते। आपने ये मैप देखा, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट जो है, अगर इनका नाम आएगा तो हीट वेव में, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं कि यहाँ पे हीट वेव नहीं पड़ती यहाँ पे। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र हो गया, इसी तरीके से पश्चिमी घाट हो गया। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट यही है, आपको ये समझना है कि अगर स्टेटमेंट देता है कि पश्चिमी घाट जो है हीट वेव के लिए अधिक प्रबल क्षेत्र है, तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। यहाँ पे आईएमडी या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया, तो हीट इंडेक्स तैयार किया है। उसके बाद हम देखते हैं हीट इंडेक्स का उद्देश्य क्या है, तो भारत के उन क्षेत्रों के लिए सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करना है जहां तापमान और आर्द्रता के संयोजन से स्पष्ट तापमान बढ़ जाता है, जिससे लोगों को असुविधा होती है। इन इसका उद्देश्य क्या रखा है, तो तापमान बढ़ने की वजह से जो लोगों को असुविधा होती है, जो मृत्यु होती है, उसके लिए मार्गदर्शन तैयार करना है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय मौसम सेवा, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA द्वारा उपयोग किए गए समीकरण के समान समीकरण का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। यानी इस जो इंडेक्स है इसमें किसका प्रयोग किया गया, तो जो अमेरिका में प्रयोग किया जाता है उसी तरीके का कुछ यहाँ पे भी प्रयोग करके इसको बनाया गया है। यह उच्च तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव पर विचार करता है जो मनुष्यों के लिए महसूस जैसा। अच्छा, ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखी महसूस जैसा, देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर आप हैं नॉर्मली, ये गोलू मोलू है कोई भी, अब इनको जो है सामान्यतः 40 डिग्री सेल्सियस तापमान सहने की आदत है, लेकिन अब यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पड़ रहा है, अब इनको ये सहने की आदत तो है नहीं, अब इनको ये फील होगा यार गर्मी बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे कि गर्मी के मौसम में अक्सर हर कोई ये शिकायत करता है गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब इनको महसूस होगा ना कि यार दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बेचैनी है, तो यहाँ पे इनके बेस पे ये डिसाइड कर रहा है। महसूस जिसको होगा, फील जब आप करेंगे तो उस चीज़ के बेस पे ये डिसाइड करेगा। महसूस जैसे तापमान प्रदान करता है और असुविधा के स्तर का संकेत देता है। अब यहाँ पे बात करें कि जो हीट इंडेक्स बनाया गया आईएमडी के द्वारा, इसको अलग अलग रंग कोड दे दिया गया। कौन कौन सा रंग, तो यहाँ पे हरा रंग कब रहेगा, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान जब रहेगा तब। पीला कोड कब रहेगा, पीला कलर कब दिखाया जाएगा, जब 36 से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहे। नारंगी यानी कि ऑरेंज कब रहेगा, तो 46 से 55 डिग्री सेल्सियस तक। उसके अलावा लाल कब रहेगा, तो 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब तापमान चला जाएगा तब। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ग्रीन अलर्ट क्या है कि नो रिस्क, आप जाइए, कोई खतरा नहीं है। उसके अलावा जब पीला वाला रहेगा, पीला संकेत आपको दिखाया जाए, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपको हीट वेव के लिए तैयार रहना है, कि कभी भी हीट वेव पड़ सकते हो, हमें उसके लिए रेडी रहना है। उसके अलावा जब ऑरेंज वाला अलर्ट आपको दिखाया जाए, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, ऑरेंज अलर्ट आपको क्या बताया कि अब आपको सावधानी लेने की जरूरत पड़ गई, अब आप सावधानी लीजिए, जहाँ तक मुमकिन हो घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। उसके अलावा रेड अलर्ट जब आ जाता है, तो आप सभी को पता है रेड का क्या मतलब होता है, रेड का मतलब होता है खतरा, यानी अब जब रेड अलर्ट जारी कर दिया, तो अब जब तक बहुत नेसेसरी ना हो, यानी जब तक आपके पास खाने पीने का सामान, तब तो आपको घर में ही बंद रहना है, आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना है। ये चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पे रेड अलर्ट के बारे में। ये जो कोडिंग हुई थी कलर की, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी क्या हो, ZSI, ये क्या, इसका पूरा नाम क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। इसने क्या किया, एक रिपोर्ट जारी की, इसमें ये बताया गया कि जो भारत है, इसमें 5% पक्षी ऐसे हैं जो स्थानिक और ये विश्व में कहीं अन्य जगह पे नहीं पाए जाते, सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। भारत के 75 स्थानिक पक्षी नामक प्रकाशन हाल ही में ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 108वें स्थापना दिवस पर जारी किया गया था। अच्छा, ऐसा क्यों है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और ये क्यों चला, तो हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की जा रही है। इसी वजह से आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों में 75 जोड़ करके उसका नाम रखा जा रहा है, उसी के तहत इसको भी किया गया है। तो इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसमें पहला ये बताया कि जो भारत है, इसमें पाए जाने वाले लगभग 5% पक्षी के स्थानिक और दुनिया के अन्य हिस्सों में ऐसे पक्षी नहीं पाए जाते हैं। भारत में कितनी पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो 1353 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो वैश्विक स्तर पर पक्षियों की विविधता है, वो उसका कितना प्रतिनिधित्व करती है, तो ये 12.4%। यानी जो वैश्विक स्तर पर अगर आप मान लीजिए कि 100% विविधता पाई जाती है पक्षियों की, इसमें से कितना 12.4% भारत में पाई जाती हैं। टोटल अगर आप नंबर में देखेंगे तो 1353 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 78 पक्षी प्रजातियां, जो कितना 5% देश के लिए स्थानिक है। 78 प्रजातियों में से 3 को पिछले कुछ दशकों में दर्ज नहीं किया गया। ये 3 कौन कौन से, तो पहला है मणिपुर बुश बटेर, इसको क्या वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, पर्डिकुला मणिपुरेंसिस, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में कौन से कैटेगरी में रखा गया, तो लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसे आखिरी बार कब देखा गया था, तो 1907 में देखा गया था। कई बार आपसे पक्षियों की, पशुओं की, इन सब की क्या किया जाता है, प्राणियों की क्या पूछा जाता है, तो IUCN की रेड लिस्ट में कौन सी स्थिति है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये बताइए कि लुप्तप्राय कैटेगरी में है ये, और आखिरी बार कब देखा गया था, तो 1907 में देखा गया था। दूसरा पक्षी कौन है, तो हिमालय बटेर है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ऑफ्रिसिया सुपरसिलियोसा। इसको कब देखा गया था आखिरी बार, इसको 1876 में आखिरी बार देखा गया था। इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया IUCN की, तो गंभीर रूप से लुप्तप्राय। अगला कौन सा, तो जेरिडन के कोरसर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राइनोप्टिलस बिटोरक्वाटस। इसको कब देखा गया था, 2009 में अंतिम बार देखा गया था। इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया, गंभीर रूप से लुप्तप्राय कैटेगरी में रखा गया। पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, कितनी है, तो 28। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट जो है, यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक पक्षियों की स्थानिक प्रजातियां हैं। देश के जैव भौगोलिक हॉटस्पॉट में दर्ज की गई कुछ प्रजातियां, अब यहाँ पे जो जैव भौगोलिक हॉटस्पॉट है, जैसे कौन कौन सा हो गया, तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट हो गया, उसके अलावा यहाँ पे हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। तो ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। तो इसमें कौन कौन से देखे गए, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, इसको क्या कहा जाता है, तो ओसिसेरोस ग्रेसियस, ये वैज्ञानिक नाम दिया गया ब्रैकेट में। मालाबार तोता, सिटाकुला कोलम्बोइड्स, इसके अलावा अशंभु लाफिंग थ्रश, इसको क्या कहा गया है, तो मोंटे सिंक्ला मेरिडियनलिस। देखिए नाम बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उसके लिए माफ करिए, क्योंकि नाम इतना टफ टफ लिखा गया है और जुबान टूट ही नहीं रही है। नाम बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख दिया इसलिए मैंने। और सफेद पेट वाली शोलाकिली, इसको क्या कहा गया है, तो शोलाकिली अल्बिवेंट्रिस। ये सारी कुछ प्रजातियों के नाम दिए गए हैं जो आपको जैव विविधता हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में देखे गए हैं। अब हम देखते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या ZSI के बारे में। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 जुलाई 1916 को की गई थी। कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके निदेशक कौन था, डॉक्टर धृति बनर्जी इसके निदेशक हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ वन लाइनर या फैक्चुअल टाइप के करंट अफेयर्स जो डायरेक्टली आपसे वनडे एग्जाम या स्टेट PSC में या प्री में पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि गुम्मदी विठल राव गद्दार का निधन हो गया। ये क्या थे, ये एक लोक गायक थे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे, या कई बार आपको 3-4 ऐसे नाम दे देगा कि हाल ही में निधन हुआ, और यहाँ पे दे देगा क्षेत्र, तो यहाँ पे आपको मैच कराना रहेगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि अदिति स्वामी ये सबसे कम उम्र में तीरंदाजी विश्व चैंपियन बनने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि निराक्षी ये क्या, तो जल के भीतर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए देश का पहला वाहन है। इसका निर्माण किसने किया, तो कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किया गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किसने किया, तो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। किसके लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि गोरखनाथ है तो हाँ यहाँ पे योगीनाथ योगी आदित्यनाथ है, तो यहाँ पे हाँ ये उत्तर प्रदेश सरकार होगी। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये ध्यान में रखें कि राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। किसके लिए, तो पिछड़े वर्गों के लिए किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितना 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी गई। इसकी कुल लागत कितना है तो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक आएगी। अमेजन राष्ट्र वर्षावन विज्ञान पैनल स्थापित करेंगे। अमेजन राष्ट्र क्या है, जहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट फैला हुआ है, ऐसे देशों की बात की जा रही है। ये मिलकर के क्या करेंगे तो वर्षावन विज्ञान पैनल स्थापित करेंगे। फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन ने दुबई में उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबानी की है। अराश डोरा गैस फील्ड विवाद कहाँ पे तो सऊदी अरब, ईरान और कुवैत के मध्य। ये किसके लिए, प्राकृतिक संसाधनों के लिए चल रहा है। यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें।